हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म द फिजिक्स गेम पर एक बार फिर से। और आज हम करवाने वाले हैं अमाइंस चैप्टर के कुछ और अच्छे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। ये आपका पार्ट 2 होने वाला है इस चैप्टर का, और इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भरे पड़े हैं। तो आप इस वीडियो को ज़रूर से पूरा देखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर भी ज़रूर करिएगा। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ कि क्या कह रहा है वो। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ हिंसबर्ग रिएजेंट इज, यानी कि यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि जो आपका हिंसबर्ग रिएजेंट है उसका केमिकल फॉर्मूला यानी उसका स्ट्रक्चर एक तरीके से कैसा होता है। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये जो हिंसबर्ग रिएजेंट होता है ये बेसिकली यूज़ किया जाता है जब हम लोग 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइंस को डिफ्रेंशिएट करना चाहते हैं। यानी कि आपके पास बहुत सारी अमाइंस दी रहेंगी, उनमें से आपको डिटरमाइन करना है कौन सी प्राइमरी है, कौन सी सेकेंडरी है और कौन सी टर्शियरी है। तो ये टेस्ट जो रहता है ये यूज़ किया जाता है इन तीनों तरीके के अमाइंस को डिस्टिंग्विश करने के लिए या डिफ्रेंशिएट करने के लिए। और हिंसबर्ग रिएजेंट जो होता है उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। ये आपकी बेंजीन रिंग है और इस पे जो रहता है वो कुछ स्ट्रक्चर इसका ऐसा होता है। यानी कि बेंजीन रिंग पे एक सल्फर होता है, उसके पास 2 ऑक्सीजन जुड़े रहते हैं डबल बॉन्ड के थ्रू, दोनों एस और ओ के बीच में डबल बॉन्ड होता है, और एक Cl भी जुड़ा रहता है। और ये जो स्ट्रक्चर होता है इसका शॉर्ट फॉर्म में हम नाम लिखते हैं C6H5SO2Cl। यही स्ट्रक्चर आपका होता है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमाइन को डिस्टिंग्विश करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। तो अब ऐसा जहाँ पे आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, देख रहे हैं ए में आपका ए तो ए नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, सी में आपको इस सेम स्ट्रक्चर ऐसा दिखा है तो सी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है, द कार्बिल अमाइन रिएक्शन इज गिवन बाय, यानी यहाँ पे भी अब हमसे पूछ रहा है कि कार्बिल अमाइन रिएक्शन जो है वो इन 4 में से ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो कार्बिल अमाइन रिएक्शन शो करता है। तो कार्बिल अमाइन रिएक्शन की एक बात हमेशा याद रखिए, ये जो रिएक्शन आपकी होती है ये रिएक्शन सिर्फ 1 डिग्री अमाइंस ही कर सकते हैं। यानी 1 डिग्री अमाइंस ही ऐसे अमाइंस होते हैं जो कार्बिल अमाइन रिएक्शन शो करते हैं। और जो कार्बिल अमाइन रिएक्शन होती है वो बेसिकली यूज़ की जाती है एक आइसोसाइनाइड को प्रिपेयर करने के लिए। यानी इसको एक तरीके से कार्बिल अमाइन रिएक्शन को आइसोसाइनाइड टेस्ट भी कहते हैं, आइसोसाइनाइड टेस्ट, इसे एक तरीके से आइसोसाइनाइड टेस्ट भी कहते हैं। तो इस रिएक्शन को एक बार देख लीजिए, यहाँ पे मैं लिखता हूँ आपके लिए। ये आपका यहाँ पे एक प्राइमरी अमाइन है, इस पे जब आप डालते हैं क्लोरोफॉर्म, याद रखिएगा इसके रिएजेंट्स होते हैं आपके क्लोरोफॉर्म प्लस KOH। ओके, ये होते हैं आपके कार्बिल अमाइन रिएजेंट्स, कार्बिल अमाइन रिएजेंट्स, ये होते हैं आपके कार्बिल अमाइन रिएजेंट्स। और यहाँ पे जब ट्रीटमेंट होता है, यहाँ पे हीटिंग भी साथ में हो जाती है, तो जो इसके बाद जो आपको कंपाउंड मिलता है वो आपका यहाँ पर एक आइसोसाइनाइड बन के मिलता है। नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में हमेशा ट्रिपल बॉन्ड आता है, ये चीज़ हमेशा याद रखिए, चाहे वो आप आइसोसाइनाइड लिखें चाहे साइनाइड लिखें। आइसोसाइनाइड का और साइनाइड का मतलब तो पता ही होगा, साइनाइड में आपका कार्बन आगे रहता है और आइसोसाइनाइड में आपका नाइट्रोजन आगे रहता है, ठीक है। और इसके साथ जो कंपाउंड्स अलग से निकलते हैं वो आपके निकलते हैं, यहाँ पे KCl निकल जाता है और यहाँ पे आपका वाटर निकल जाता है। यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे ये ऐसा होता है, ठीक है। तो ये होके आपका यहाँ पर आइसोसाइनाइड यहाँ पे मिल जाता है, ये आइसोसाइनाइड टेस्ट होता है। तो प्राइमरी अमाइन से करते हैं, प्राइमरी अमाइन आप देख लीजिए, पहला क्या है, पहला 2 डिग्री है, ये नहीं होने वाली है 2 डिग्री, याद रखिए। हाँ, ये आपका 1 डिग्री, ये सही है। जब ये सही हो गया तो बाकी देखने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 हमारा यहाँ पर क्या कह रहा है, रिएक्शन ऑफ एनिलिन विथ कॉन्सेंट्रेट HNO3 एंड कॉन्सेंट्रेट H2SO4 एट 298 केल्विन विल प्रोड्यूस 47% ऑफ। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि हम जब एनिलिन जो आपको होता है, एनिलिन स्ट्रक्चर एक बार मैं बता देता हूँ, ये होता है आपकी बेंजीन रिंग, इस पे आपका NH2 ग्रुप लगा रहेगा।
तो ये जो एनिलिन है इसका ट्रीटमेंट जब आप कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 प्लस H2SO4 यहाँ में लिख देता हूँ, दोनों कॉन्सेंट्रेटेड अमाउंट में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लिखने में खाली। और टेम्परेचर आपने दिया है 298 केल्विन का। 298 केल्विन पे जब आप ट्रीटमेंट करते हैं इन रिएजेंट्स का एनिलिन के साथ तो हमें यहाँ पे कंपाउंड्स मिलते हैं, 3 कंपाउंड्स हमें यहाँ पे मिलते हैं। यहाँ पे याद रखिएगा कंसनट्रेट के साथ रहेगा तो 3 कंपाउंड मिलते हैं। तो आपके देखिए पहली बात तो आप यहाँ पे मैं पहले बना लेता, पहले मैं देखिए यहाँ पे मैं खाली स्ट्रक्चर्स बना रहा हूँ, अभी कुछ मेंशन नहीं कर रहा हूँ। तो ये पहले तो आपकी बेंजीन मैंने यहाँ पे बना ली है। बेंजीन पे आपका एक रहेगा यहाँ पर ऑर्थो पे NH2 रहेगा, एक आपका मेटा पे रहेगा और एक आपका पैरा पे रहेगा। और एक चीज़ और, यहाँ पे NO2 ग्रुप भी है ना, नाइट्रो है तो ये आपका NO2 आ जाएगा, NO2 आ जाएगा, ठीक है। आई थिंक अगर आप यहाँ पे देखेंगे, देखिए मैंने आई थिंक स्ट्रक्चर्स में शायद यहाँ पे मेरी थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, तो 1 मिनट रुकिए, मैं स्ट्रक्चर्स को आपके लिए फिर से ड्रॉ कर देता हूँ एक बार, उसमें कोई इशू नहीं है। अभी मैं कर देता हूँ। टेंशन की क्या है बात जब मैं हूँ साथ। तो देखिए ये आपका यहाँ पर सबसे पहले देखिए मैं बनाता हूँ, एक स्ट्रक्चर ये बन गया, एक स्ट्रक्चर आपका यहाँ पर ऐसे बनेगा और एक स्ट्रक्चर जो है वो आपका NO2 यहाँ पे एक हो जाएगा, ये आपका NH2 है। तो इस तरीके के आपके स्ट्रक्चर्स बनेंगे। तो स्ट्रक्चर्स का नाम मैं एक बार आपको यहाँ बताता हूँ। ये होता है आपका पैरा नाइट्रो एनिलिन, पैरा नाइट्रो एनिलिन। ये यहाँ पे देखिए ये आपकी पैरा पोजीशन पे, ये आपकी मेटा पोजीशन होगी। इधर की तरफ से हम काउंटिंग कर रहे हैं स्ट्रक्चर के हिसाब से देखें तो ये आपके मेटा नाइट्रो एनिलिन होगी, मेटा नाइट्रो एनिलिन। और ये जो होगी यहाँ पे NH2 है तो ये आपका ऑर्थो पोजीशन, तो ये आपका ऑर्थो नाइट्रो एनिलिन होगा, ये आपका ऑर्थो नाइट्रो एनिलिन होगा, ठीक है। तो अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है कि हमें बताना है कि 47% विल प्रोड्यूस 47। अभी 47% का क्या मुद्दा है भाई। तो जब भी ये रिएक्शन होती है यानी कि एनिलिन का ट्रीटमेंट इसके साथ होता है तो ये तीनों जो कंपाउंड्स यहाँ बनते हैं ये हमेशा कुछ परसेंटेज अमाउंट में आते हैं, तीनों आते हैं, लेकिन ये नहीं होता कि तीनों इक्वल अमाउंट पे हैं, सबका यहाँ पे डिफरेंस होता है। तो जो आपका पैरा वाला आता है ये तो सबसे पहले तो आपका पहली बात तो मेजर प्रोडक्ट यहाँ पे आपका होता है, इसलिए ये तो सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है और इसका याद रखिएगा हमेशा 51% ये इसका होता है, ठीक है। ये जो आपका मेटा का है ये हमेशा याद रखिएगा 47% में आता है और जो ऑर्थो है ये आप हमेशा आपका 2% में आता है। यहाँ पर जो मेटा का केस रहता है, मेटा की परसेंटेज ज़्यादा रहती है ऑर्थो के मुकाबले। अब ऐसा यहाँ पर क्यों होता है, कई सारी स्टडीज़ और मैकेनिज्म्स के थ्रू ही इस बात को यहाँ पे पता लगाया गया कि मेटा का जो रहता है यहाँ पे मेटा स्ट्रक्चर पे जब आपका नाइट्रो ग्रुप लगा रहता है तो यहाँ पर बहुत सारे केसेस ऐसे आते हैं जो बताते हैं कि इसका जो प्रोपोर्शन रहता है वो इसके मुकाबले ज़्यादा आता है कई सारे जगहों पे। इस वजह से यहाँ पर ये जो एनिलिन होता है, एनिलिन को जब आप इसके इन रिएजेंट के साथ रिएक्ट करते हैं तो 47% में आपको यहाँ पर मेटा नाइट्रो एनिलिन मिलता है। क्वेश्चन के में देखें तो मेटा ही आपका होगा। ये हो सकता है कि ये एग्जाम में ऐसे ही पूछ सकता है कि 47% की जगह ये आपका या तो 51% कर दें या तो आपका ये 2% कर दें। तो तीनों को आप याद जरूर रखिएगा, ये ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। और मैं ऐसा इसलिए क्यों कह रहा हूँ क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये आपका CUET 2024 का क्वेश्चन है। CUET 2024 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल में थोड़ा सा बताया। स्ट्रक्चर्स में बनाने में मैं थोड़ी सी गलती की थी लेकिन मैंने वापस उसको बना लिया है, ठीक है। तो आप 47% पूछा है तो मेटा नाइट्रो एनिलिन आपका होगा। मेटा नाइट्रो एनिलिन देख लीजिए बी में दिख रहा है मुझे, तो बी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद है आपको क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है,
अमाइन विच इज मोस्ट बेसिक इन गैसियस फेज। ओके, यहाँ पे मुद्दा एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये आ गया यहाँ पे गैसियस फेज, यानी कि बेसिसिटी का ऑर्डर तो ज़रूर पूछा है। यहाँ देखिए बेसिसिटी पूछा हुआ है कि सबसे ज़्यादा बेसिक कौन होगा, लेकिन यहाँ पर एक वर्ड जो आ गया है क्या, वो है गैसियस। अब गैसियस फेज में क्या प्रॉब्लम होता है, हमने देखी जैसे यहाँ पे कंपाउंड आपको CH3 ज़रूर दिख रहे होंगे। हमने क्या पढ़ा था कि ऑर्डर जो रहता है CH3 में वो कुछ ऐसा चलता है 213 यानी 213 का, और पीछे फिर PHNH2 वगैरह ये सब आ जाता है, तो ये ऑर्डर चलता है। लेकिन ये जो आपका ऑर्डर रहता है ये बेसिकली आपका एक्वस फेज में होता है, यानी जब लिक्विड फॉर्म में हो तब ये आपका प्रेजेंस चलता है। एक्वस फेज में आपका ये ऑर्डर रहता है। वही हाल C2H5 का होता है जो मैंने अभी आपको पिछले वीडियो में बताया था। C2H5 231 जो रहता है और यहाँ पे CH3 में 213, ये दोनों जो होते हैं ये आपके एक्वस फेज के ऑर्डर होते हैं, गैसियस फेज के नहीं। गैसियस फेज जो होता है, गैसियस फेज में ऑर्डर अलग चलता है। गैसियस फेज में जो ऑर्डर रहता है वो यहाँ पे ऐसा चलता है 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, ये आपका गैसियस फेज का ऑर्डर है, इसको याद रखिए, स्टार मार्क कर दे रहा हूँ मैं। गैसियस फेज में भी क्वेश्चन आता है, भले ही एक ही क्वेश्चन आएगा लेकिन आएगा ज़रूर। तो गलती, एक क्वेश्चन की भी गलती हमें पेपर में नहीं करनी है, ये नहीं कि इसको छोड़ दें, एक क्वेश्चन भी गलत हमें नहीं करना एग्जाम में। तो यहाँ पे पूछा है गैसियस फेज में सबसे ज़्यादा बेसिक कौन होगा, तो 3 डिग्री आपका यहाँ पे सबसे ज़्यादा बेसिक होता है। तो 3 डिग्री में आपको यहाँ पर आई थिंक यहाँ पे आपको कंपाउंड शायद नहीं दिख रहे हैं, आई थिंक इसमें ऑप्शंस में कुछ गड़बड़ी है। हाँ, यहाँ पे ऑप्शंस में आपको यहाँ पे कुछ गड़बड़ी आई थिंक देखने को मिल सकता है, या एक मिनट रुकिए, मोस्ट बेसिक गैसेस। अच्छा हाँ, अगर हम ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जाए तो हमारा डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि जब यहाँ पे 3 डिग्री नहीं दिया हुआ है और ये जो आपका NH3 होता है ये भी ये तो इनके भी पीछे आता है, और PHNH2 का भी यहाँ पे कोई मुद्दा होता नहीं है, और ये आपका 1 डिग्री तो पीछे ही आएगा, तो ये भी आपका नहीं होना है, NH3 आपका होना नहीं है, तब 3 डिग्री नहीं दिया हो तो इससे सबसे बड़ा तो यहाँ पे 2 डिग्री है, तो 2 डिग्री आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये आपका सही ऑप्शन होगा। कभी कभी ऑप्शन में से खेल भी सकता है, देखिए मेरे से भी थोड़ी सी गलती हुई, लेकिन नज़रअंदाज उसको कर दीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन ये ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो अब हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है, बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड कैन नॉट बी स्टोर्ड एंड इज यूज्ड इमीडिएटली आफ्टर इट्स प्रिपरेशन, द रीजन इज दैट, यानी कि बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड जो होता है वो आपका बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल होता है। ये बात बिल्कुल सही है। बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड को हम जैसे ही बनाते हैं, हम लोग बनाते ही उसको यूज़ कर लेते हैं, बहुत ही मिली सेकेंड से कुछ सेकंड्स के अंदर ही हम उसको तुरंत यूज़ कर लेते हैं। अब इसके पीछे का रीज़न क्या होता है यही हमें यहाँ पे बताना है। तो जो इसका रीज़न होता है वो ये रहता है कि पहली बात तो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है रूम टेम्परेचर में, और दूसरी बात ये अनस्टेबल होने के बाद क्या होता है, ये जो बनता है बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड ये नाइट्रोजन मॉलिक्यूल को रिलीज़ कर देता है, और क्लोरीन गैस भी अलग रिलीज़ हो जाती है, तो वापस से ये बेंजीन ही हो जाता है। तो बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड रहता ही नहीं है, और जब बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड ही नहीं रहेगा तो हम क्या करेंगे इसका, तब हमने उसको जहाँ पे भी हमने इसे यूज़ करना है फिर ये यूज़ करने के क्या काम आएगा। इसीलिए जब भी बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड हम बनाते हैं हम लोग इसको तुरंत यूज़ कर लेते हैं, इसको स्टोर करके नहीं रखते, क्योंकि बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है और नाइट्रोजन मॉलिक्यूल तुरंत ही डिसोसिएट करके या रिलीज़ करके दे सकता है। हमें यही रीज़न यहाँ पे देखना है। तो रीज़न यहाँ पे देख सकते हैं क्या दिया हुआ है, ए में क्या हुआ है, इट गेट्स ऑक्सीडाइज। ना भैया ऑक्सीडाइज थोड़ी ना होगा, इसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब जो रहता है वहाँ पे तुरंत ऑक्सीडाइज, वहाँ पे ऑक्सीडाइज होने का खाली एक रीज़न नहीं है, ऑक्सीडाइज होना ही रीज़न नहीं है। इट रिएक्ट्स विद कंटेनर्स, अरे यार जब कंटेनर के अंदर स्टोर कर दोगे तो कंटेनर के साथ थोड़ी नहीं रिएक्ट करेगा, ये कंपाउंड है और कंटेनर के साथ थोड़ी ना जाके कुछ उसको होने वाला है, समझ रहे हो। अब सी क्या करें, इट इज़ वेरी अनस्टेबल, हाँ ये रीज़न सही है। और दूसरा एंड डिसोसिएट्स टू गिव नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, हाँ ये रीज़न आपका बिल्कुल सही है, बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है और नाइट्रोजन मॉलिक्यूल तुरंत ही रिलीज करते हैं, डिसोसिएट कर देता है। यही आपका सबसे बड़ा रीज़न होता है इसको ना स्टोर करने का, तुरंत ही यूज़ करने का बनाते हैं। तो चलिए, उम्मीद है आपको क्वेश्चन अच्छा लगा, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आप क्वेश्चन नंबर 6 हमारा यहाँ पे क्या कह रहा है, इन एक्वस फेज द मोस्ट बेसिक कंपाउंड अमंग द फॉलोइंग इज। तो अभी हमने क्वेश्चन किया था कि गैसियस फेज में सबसे ज़्यादा बेसिक कंपाउंड कौन सा होगा। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि एक्वस फेज में सबसे ज़्यादा बेसिक कंपाउंड कौन सा होगा। एक्वस फेज में आप सभी जानते हैं ऑर्डर चलता है CH3CO2H5 का, तो वहाँ पे सबसे आगे कौन सा कंपाउंड आता है, कौन सा, बिल्कुल सही कहा आपने, 2 डिग्री अमाइन वहाँ पे सबसे आगे आता है।
तो अब यहाँ 2 डिग्री देख लीजिए, वही आपका सबसे बेसिक कंपाउंड एक्वस फेज में होगा। 2 डिग्री सबसे आगे आता है, तो पहला 1 डिग्री है, नहीं होगा। दूसरा 2 डिग्री, अरे वाह भैया, बी में ही मिल गया, तब हमें आगे देखने की जरूरत ही क्या है। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन था, आपको अब समझ में आ गया कि गैसियस फेज में कौन आगे रहता है, एक्वस फेज में कौन आगे रहता है। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो अब क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है, कंसिडर द फॉलोइंग अमाइंस अलॉन्ग विद देयर पीकेबी वैल्यूज। मतलब यहाँ पर अब हमें दिए हुए हैं कुछ 4 कंपाउंड्स और सबकी दी हुई हमें यहाँ पे पीकेबी वैल्यूज। हमें बताना है क्या, विच वन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, यानी कि पीकेबी की वैल्यू पे, पीकेबी पर हमें बताना है, पर बताओ कौन है ज़्यादा बेसिक। एकदम शुद्ध देसी हिंदी भाषा में ये शब्द लिखा हुआ है, यानी पी के भी वैल्यू हमें यहाँ पे दी हुई है, हमें बताना है कि सबसे ज़्यादा बेसिक यहाँ पर कौन सा है, यानी कि किसकी बेसिटी या के बी सबसे ज़्यादा होगी। तो मैंने याद करिए आपको एक क्या रिलेशन बताया था इन चीज़ों को चेक करने के लिए। पी के बी जो आपका रहता है वो हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है हमेशा आपके बेसिसिटी के, यानी कि इसकी वैल्यू जितनी कम उसका के बी उतना ज़्यादा, पी के बी जितनी ज़्यादा बेसिसिटी उतनी ही कम, समझे। यानी कि पी के बी की वैल्यू को बढ़ाओगे तो बेसिसिटी कम हो जाएगी, बेसिसिटी बढ़ेगी पी के बी कम हो जाएगा। यानी कि जिसकी पी के बी वैल्यू यहाँ पर सबसे कम है, सबसे कम, उसी की बेसिसिटी सबसे ज़्यादा है, उसके के बी सबसे ज़्यादा होगा। एक बार फिर बता देता हूँ, जिसका पी के बी ज़्यादा बेसिसिटी कम, जिसका बेसिसिटी ज़्यादा पी के बी कम। अंडरस्टूड, समझ गए। वही यहाँ पे दिया हुआ है, जिसकी पी के बी वैल्यू, अब देख रहे हैं यहाँ पे सबसे कम किसकी है, आई थिंक 3.27 सबसे मिनिमम यहाँ पर दिखाई दे रही है चारों ऑप्शंस में, और ये दी हुई है एन मिथाइल मिथेनामाइन की। तो ऑप्शन में देख लो, एन मिथाइल मिथेनामाइन कहाँ है, बेंजीनामाइन नहीं, फिनाइल मिथेनामाइन नहीं, मिथेनामाइन नहीं, एन मिथाइल मिथेनामाइन। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, ये आसान है, एकदम छोटे से कंसेप्ट का क्वेश्चन है, लेकिन लड़के या कोई भी यहाँ पे हो इन्हीं में गलती ज़्यादा करते हैं। तो इस क्वेश्चन को मैं स्टार मार्क आपके लिए एक बार कर दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन अच्छा है, बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे गलतियाँ होने के चांसेस सबसे ज़्यादा रहते हैं लोगों के द्वारा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन अच्छा लगा होगा, समझ में अच्छे से आएगा, कंसेप्ट अच्छा लगा होगा। तो अब चलते हैं इसी के साथ हम अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो अब आ गए हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। द अमाइन दैट रिएक्ट्स विथ हिंसबर्ग्स रिएजेंट टू गिव एन एल्कली इनसोल्यूबल प्रोडक्ट, इनसोल्यूबल प्रोडक्ट इज, यानी कि अब हमें यहाँ पे बताना है कि इन चारों में से ऐसा कौन सा रिएजेंट है जो हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्ट करें और एक इनसोल्यूबल प्रोडक्ट बनाए, यानी कि जो पानी में सोल्यूबल ना हो। पहली बात तो हिंसबर्ग रिएजेंट का स्ट्रक्चर आपको एक बार मैं फिर से बना के दिखाई देता हूँ। ये होती है बेंजीन, एस डबल बॉन्ड ओ और Cl, ये हो गया आपका हिंसबर्ग रिएजेंट। अब हमें यहाँ पे ऐसा कौन सा हम यहाँ पे मीन्स इन चारों में से कंपाउंड यूज़ करेंगे जो एक इनसोल्यूबल प्रोडक्ट देगा। तो पहली बात मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी आप, पहला केस है यहाँ पर आप यूज़ करते हैं CH3NH2 का, यानी कि ये है आपका एक 1 डिग्री अमीन। 1 डिग्री अमीन का जब भी आप ट्रीटमेंट हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ करते हैं तो यहाँ से क्या होता है, एक हाइड्रोजन गायब होता है और ये इस Cl को लेता है, और यहाँ से ये जो CH3 और NH यहाँ से बचता है, यानी कि यहाँ से देखिए -HCl और यहाँ से ये NH और ये CH3 ये चला जाता है इसके पास, और जो स्ट्रक्चर बन के आता है वो कुछ ऐसा बनता है। ये आपकी बेंजीन रिंग हो गई, S डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे आपका ये जो यहाँ बनेगा, यहाँ Cl यहाँ से चला गया है तो आपका ये यहाँ पर आ जाएगा CH3NH। तो क्योंकि यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, और अगर हाइड्रोजन है तो यहाँ पर सॉल्युबिलिटी इसकी होगी। क्यों होगी? क्योंकि यहाँ पर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का खेल आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन इन्वॉल्व है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पर हो जाएगी। तो ये जो आपका प्रोडक्ट बनेगा ये आपका एक सल्यूबल प्रोडक्ट होगा, ये एक सल्यूबल प्रोडक्ट होगा, समझ गए, ये आपका सल्यूबल प्रोडक्ट होगा। अब आगे आई थिंक आप लोग समझ ही गए होंगे।
सेम चीज़ अगर हम यही ये पीएच में यहाँ बना के दिखा रहा हूँ, इसके साथ आपका एस डबल बॉन्ड हो, पीएच को बेंजीन यहाँ पे कहेंगे, इसकी ट्रीटमेंट अगर हम कराएंगे सेकेंडरी एमीन के साथ, ये आपकी सेकेंडरी एमीन है, जब इसके साथ ट्रीट करेंगे तो वापस से आपका HCl निकलेगा और ये जो R2N रहेगा ये जाके यहाँ लग जाएगा और ये Cl जो रहेगा वो इसको लेके निकल जाएगा और फिर यहाँ जो कंपाउंड बनेगा वो होगा आपका बेंजीन S डबल बॉन्ड O और यहाँ लग जाएगा आपका N, ये हो जाएगा CH3, ये हो जाएगा CH3। अब क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन नहीं है हाइड्रोजन, तो अब यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही नहीं होगा और अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगा तो क्या होगा, ये हो जाएगा इनसल्यूबल। फिर ये आपका पानी में सल्यूबल ही नहीं हो पाएगा क्योंकि हाइड्रोजन ही नहीं है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगा तो ये सल्यूबल कहाँ से होगा, खुद सोचिए सल्यूबल होगा कहाँ से ये, और सल्यूबल नहीं होगा तो ये आपका इनसल्यूबल प्रोडक्ट यहाँ पर बनेगा। और तीसरा केस जो आपका यहाँ पर रिएक्ट किया जाता है इसको S डबल बॉन्ड OCl, और जब टर्शरी अमाइन आप यहाँ पे लेते हैं टर्शरी, तो ये यहाँ पर रिएक्शन चलता ही नहीं है, नो रिएक्शन, यहाँ पे रिएक्शन ही नहीं होगा क्योंकि पहली बात यहाँ से हाइड्रोजन ही खत्म हो गया, तो यहाँ से Cl हम गायब कहाँ से करेंगे, यहाँ से Cl ही नहीं जाएगा, Cl का कोई चीज़ ही ऐसा नहीं बचेगा जो इसको निकाले, और जब निकलेगा नहीं तो रिएक्शन आगे काम ही नहीं करेगी, तो आगे ये कुछ बनेगा ही नहीं। तो एक चीज़ हमेशा रखिएगा, टर्शरी अमाइंस जो होते हैं वो कभी भी हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शन शो नहीं करते हैं, यानी कि यहाँ पर लिख देता हूँ मैं आपके लिए एक बार, 3 डिग्री अमाइंस doesn't show reaction with Hinsberg reagent. यानी कि टर्शरी अमाइंस आपके हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ कोई रिएक्शन शो नहीं करते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये पूरा हिंसबर्ग रिएजेंट का किस्सा समझ में आ गया होगा कि कैसे इनका किस्सा चलता है, कैसे ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अमाइंस को डिस्टिंग्विश करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा था कि हमें बताना है कि ऐसा कौन सा अमाइन है जो इनसल्यूबल प्रोडक्ट दे हिंसबर्ग के साथ, तो वो होता है 2 डिग्री अमाइन, यहाँ पर 2 डिग्री अमाइन। अब 2 डिग्री यहाँ पे देख लीजिए, और 2 डिग्री आई थिंक आपको पहले ही ऑप्शन में शायद दिख रहा है NH 2 कार्बन, हाँ ये पहला ही ऑप्शन आपका सही हो गया। और जब पहला ऑप्शन सही हो गया तो हमें आगे ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं है, ये ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। स्टार मार्क कर लीजिए इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन भी अच्छा है और ये पूरे कंसेप्ट को आप समझने का कोशिश एक बार जरूर कीजिएगा, वीडियो को बैक करके भी आप जरूर देखिए अगर आपको और अच्छे से समझना है तो, या इनको समझ में ना आया हो, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब हम आ चुके हैं अपने इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आइए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल फॉर्म अ प्रोडक्ट X विथ येलो डाई। अरे यार यहाँ X तो कुछ दिया नहीं हुआ है, चलिए यहीं बना देते हैं, यहाँ पर क्या कंपाउंड बनेगा। तो ऐसा कौन सा कंपाउंड है यहाँ पर जो पहली बात तो X फॉर्म करे और वहाँ पे येलो डाई हो, येलो डाई यहाँ पर मीन्स हो। तो अब येलो डाई यहाँ पर आप देखिए यहाँ पे आपको कौन सा मिलेगा, ऑप्शन क्या दिया है, ए में कुछ कंपाउंड बना हुआ है, बी में बना हुआ है, सी बता रहा है कि बोथ एन बी, डी नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ येलो डाई जो आपकी होती है वो हमेशा वहाँ पर जब भी येलो डाई आपकी बनेगी तो आपका हमेशा याद रखिए वहाँ पे एमिन ग्रुप होगा, वहाँ पे आपका मतलब NH2 ज़रूर होगा। तो अब यहाँ पर अमाइन आपको जहाँ दिख रहा है वही आपका येलो डाई होने वाला है, तो मेरे को बी में दिख रहा है तो बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। यहाँ से जो आपका ये जो है यहाँ पे आपकी येलो डाई यहाँ पे यूज़ की जाएगी, येलो डाई आपके यहाँ पे बनेगी और इसके बाद हमने एक्स का रिएक्शन इसके साथ हो रहा है, तो ये आपका येलो डाई होगा। और ये जो ऊपर वाला है इसको हम कहते हैं ऑरेंज डाई, ऑरेंज डाई। अब आगे यहाँ पे क्या स्ट्रक्चर बनेंगे ये आप खुद बना के देखिएगा, इतना मैंने अभी आपको यहाँ पे आप देख ही सकते हैं। यहाँ से बस मैं आपको एक थोड़ा सा बता देता हूँ, दोनों ही जगह से बस आप यहाँ से HCl माइनस कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ से भी आपका ये HCl यहाँ पे टूट जाएगा, ठीक है, और यहाँ से भी आपका ये HCl जो रहेगा ये आपका यहाँ पे गायब हो जाएगा। दोनों ही केस में आपका HCl जो रहेगा वो यहाँ से गायब हो जाएगा और बाकी जो यहाँ पे कंपाउंड बनेगा वो आपका बन जाएगा, वो आपका फाइनल प्रोडक्ट होगा। तो उम्मीद है आपको यहाँ पर अच्छे लगे होंगे ये यहाँ पर कुछ 9 क्वेश्चंस। अगर आपको अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और हाँ वीडियो को एंड करने से पहले मैं यहाँ पे आपके लिए कुछ लाइन्स लिख के लाया हूँ, आप उन लाइन्स को सुनिएगा ज़रूर
और ये जो है ये मैंने खुद पर्सनली लिखी है आप लोगों के लिए। तो चलिए अभी मैं उन लाइंस को अभी आपको सुनाता हूँ, आइए देखते हैं। तो यहाँ पे ये जो लाइन है अब मैं आपको यहाँ पे सुनाने वाला हूँ। ये लाइन जो है ये उन लोगों के लिए भी है जो इस समय दिल टूटे आशिक बन के घूम रहे हैं। मैं जानता हूँ ये समय ऐसा बहुत लोग का होता है जो ऐसे ही घूमते रहते हैं कि छोटी छोटी बातों पे नाराज़ हो जाना, या आजकल के समय में जो ये सब ट्रेंड्स वगैरह चल रहे हैं आप सभी जानते होंगे। तो उन लोगों के लिए भी ये शायरी तो उन लोगों के लिए तो खास तौर पे है। तो सुनिए, ये मैंने खुद पर्सनली लिखी हुई है आप लोग के लिए, आप लोग सुनिए कि छोड़ गए वो हमें इस नाकामयाबी में, कि छोड़ गए वो हमें इस नाकामयाबी में, वाह 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 वाह। लेकिन अब उन्हें पछताना होगा, अब उन्हें पछताना होगा हमारी इस कामयाबी से। वाह 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 वाह, पास सर, बहुत बढ़िया। यहाँ पर हमारे साथ हमारे आपके प्यारे चहीते हर्ष सर भी बैठे हुए हैं। तो हर्ष सर आपका भी थैंक यू सो मच। तो आज उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगेगी और जो मैंने आपके लाइन्स लिखी है ये भी आपको काफ़ी अच्छी लगी ही होगी। तो चलिए चलते हैं, अब इस वीडियो का यहाँ पर हम एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए वीडियो को और कमेंट भी ज़रूर करिए। आप जब ऐसा काम करेंगे तो उससे हमें भी थोड़ी हिम्मत मिलेगी कि हम लोग आपके लिए ऐसी और इंटरेस्टिंग और सिखाने वाली वीडियोस आप लोगों के लिए लाते रहें, आप लोग तक पहुंचाते रहें। आप लोग बस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपके पास वीडियोस पहुंचती रहेंगी। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी। चलिए अब हम मिलेंगे अब अपने अगले लेक्चर में, और अगला लेक्चर हमारा होगा हमारा नेक्स्ट चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स के ऊपर। तो चलिए चलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।